ओके, गुड इवनिंग गाइस। आज मतलब अगर आप बुक में देखते हैं तो आपको करीब मेरे हिसाब से 6 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अभी हमारी देखनी बाकी है। उसमें से एक बोर्ड पे फाइनेंस कमीशन, NCSC, NCST, NCBC, एक है GST और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो GST नहीं करेंगे आज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तक ही करेंगे। GST करने पढ़ाने के लिए पहले GST थोड़ा पढ़ते तो वर्किंग ज़्यादा समझ आता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। तो जो बाकी बॉडीज़ बची है वो आज का प्लान एंड रिमूवल का एक लॉजिक है जिसको अप्लाई करके देखेंगे। फिर सो प्रीवियस लेक्चर से का स्टाइल अगर पिक करें तो पहले प्लान ये है कि जो भी बॉडी सामने लिखी है पहले उसका काम थोड़ा समझना चाहिए हमको। फिर एक सेकेंड, ओके सुनते हैं। ऐसा है जैसे केंद्र सरकार का जैसे पब्लिक टैक्स पे करती है और टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। तो टैक्स दो प्रकार के, एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें GST सबसे पॉपुलर टैक्सेस में आता है, और एक डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स सबसे पॉपुलर आइटम्स में आता है। मान लीजिए हम गुजरात में हैं तो हम यहाँ भी इनकम टैक्स भरते हैं। तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो एक्चुअली में तो भारत सरकार में जमा हो जाता है ना। तो आप और हम टैक्स क्यों भरते हैं? दो मेजर चीज़ें जिसके लिए टैक्स भरते हैं या जिसमें हमारे टैक्स का पैसा जाता हो। डेवलपमेंट इज़ वन, सेकेंड सरकारी पगार वगैरह उसी से निकलेगी, टैक्स का पैसा भरते हैं। तो मान लीजिए कि मैं 100 रुपये अगर टैक्स भरता हूँ तो 100 रुपये टैक्स भरने में हम क्या उम्मीद करते हैं कि भाई पगार अगर 40 रुपये तक के काट रहे तो काट लीजिए, बाकी 60 रुपये में आप मुझे रोड रास्ता खाना पीना दुनियादारी ये सब दीजिएगा। तो आप और मैं जैसे हम लोग सूरत में जो हमारा SMC है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हम उनको वेरा देते, फिर हम हमारा दस्तावेज वगैरह कराते तो हम उसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देते, तो सूरत को भी कुछ पैसा जाता है। फिर तो सूरत वाला पैसा हो गया, ठीक है। उसके बदले में सूरत का वही पैसा हम पे खर्च हो जाता है। मैं गुजरात राज्य को कैसे पैसा देता हूँ? थैंक यू। तो जैसे ये GST में मान लो जो 18% GST लगता है उसमें से 9% सेंटर को जाता है, 9% स्टेट को जाता है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि हाँ अच्छा हम ऐसे देते हैं क्या राज्य को, सही। ये वाला जो पैसा है ये सेंटर को जाता है। तो ये भी मान लेता हूँ मैं कि गुजरात कुछ करता होगा सूरत तक पैसा भेजने के लिए और हमारा रोड रास्ता सब ठीक हो जाता होगा, पर सेंटर को भी तो पैसा जाता है, तो सेंटर भी तो वो पैसा रिटर्न में भेजेंगे ना। एक अजम्पशन लेते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 100 रुपया सेंटर के पास जुटता होगा, सही है। तो अब सेंटर इस पैसे को दो भाग में बांटेगा, किसमें? थैंक यू। एक सेंटर अपने लिए किसी प्रकार से रखेगा और मैं यहाँ स्टेट्स लिख रहा हूँ ऐसे नंबर्स को खाली बेटर प्ले करने के लिए। 20 रुपये केंद्र ने अपने पास रख लिया और बोला 80 रुपये राज्यों में बांट दो भाई। तो उसमें
सूरत में अभी ऐसा कौन सा काम बात चल रहा है जिसमें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा चाहिए? बुलेट। बुलेट। अश्विनी वैष्णव जी जब सूरत आते हैं, कल या परसों नितिन गडकरी आए थे, तो ये एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, ये सब देखने के लिए आते हैं। तो भाई केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है तो केंद्र सरकार उसमें पैसा देगी। सूरत में बुलेट कहाँ बन रहा है? स्टेशन अंतरोली। 4 दिन पहले मोदी जी आए थे, 5 दिन पहले, वो अंतरोली के ही तो बुलेट स्टेशन को देखने के लिए आए थे। तो इसका मतलब केंद्र का कोई ना कोई काम यहाँ पर हो रहा है। तो केंद्र का जब काम हो रहा है तो राज्य की ज़मीन पर हो रहा है, तो जिसकी ज़मीन है उसको पैसा देना पड़ेगा। खर्च में मैं नहीं जा रहा, पर खर्च के प्रावधान होंगे। तो राज्य ने लिख के भेजा गुजरात में, कृपया हमें 15 रुपये देने की जहमत करें। इसका मतलब ऐसा है कि जो टैक्स में पैसा जुटा है, उस पैसे में ये जो पैसा इधर आया है, उसमें ये जो पैसे का वितरण हुआ है, डिवीज़न हुआ है, और उसके बाद जो पैसे का वितरण होगा, इस पूरे में कोई भारी गणित लगती होगी यार। क्योंकि मैंने तो 100 रुपये के हिसाब से 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कर दी है, पर ये तो एवरेज जीएसटी कलेक्शन पर मंथ कितना है अभी? गाइज, इट इज 1.5 लाख करोड़ रुपीज अ मंथ। डेढ़ लाख में 15 लिखने के बाद 4 शून्य आते हैं, और उसके बाद करोड़ में 7 और आते हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई भी 12 से करना होता है, तो इस साल का होगा। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हो गया, उसमें एक भी रुपया इधर उधर खर्च नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर्स मनी है, और हर पैसा हर जगह सही पैसा पहुंचना तो जरूरी है, वो तो है ही। सबसे बड़ा ये लड़ाई किस बात की है? किसको कितना मिलेगा? फाइनेंस कमीशन, दैट इज द टॉप रोल। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसमें भी पैसा जब गुजरात आता है तो गुजरात सरकार भी सोचती होगी अर्बन एरियाज को अलग पैसा मिलेगा, पंचायत को अलग पैसा मिलेगा। जैसे इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ हम पहुंचेंगे उधर, अर्बन लोकल बॉडीज, एसएमसी, पंचायत, विलेज पंचायत होते तो उधर अलग। जैसे मान ले बुलेट ट्रेन का भी एग्जांपल लेता हूँ, बुलेट ट्रेन कहाँ पर बन रहा है? अंतरोली एसएमसी के अंडर आता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अंतरोली में जिस आदमी को पैसा देना है, जिसकी जमीन ली है, वो पंचायत में, तो पैसे का फ्लो तो यार आखिरी तक होता होगा ना। और अंतरोली तो ठीक है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ है नहीं है, वो घर जाके देख लीजिएगा। पर सिंपल सी बात है, अगर बंबई से लेकर अहमदाबाद तक वो खंबे डल रहे हैं, तो शहर के बीच से तो बुलेट नहीं जा रही, गामतल एरिया और इधर से गुजर रही होगी, तो पैसा तो उस चीज़ का देना ही पड़ेगा। ये फाइनेंस कमीशन का काम है कि प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि सब कुछ व्यवस्थित तौर पे होना चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित तौर पे होना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार को तो वो सजेशन देते ही है। आई एम जस्ट आस्किंग, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन है नहीं, तो स्टेट उनसे सजेशन हेल्प ले सकता है, ले सकता है। अर्बन लोकल बॉडीज़ भी ले सकते हैं, ग्राम लोकल बॉडीज़ भी ले सकते हैं। वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सबको अपने अपने हिसाब से ठीक मिल रहा है ना, ओके है ना, पैसा ठीक जा रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, फ़ोटो बना लीजिएगा। ये फाइनेंस कमीशन का काम है, सही है। ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जैसे हम ऑब्वियसली टेबल भरना भी शुरू करेंगे, पर टेबल में मतलब आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि इस काम को करने के लिए, जैसे जब इलेक्शन कमीशन लिया था, कैग लिया था, तो कैग में एक बार के लिए लगा था कि एक वो बंदा चाहिए एक्सपर्ट। फिर रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स की पूरी टीम बैठती है, तो जो टॉप बंदे होते हैं वही खाली कैग हो सकते हैं। वो आपको लगता है कि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड बंदे की ज़रूरत पड़ती होगी?
एक बारीक सा क्वालिफिकेशन दे रखा है। जैसे अकाउंट्स इतना लंबा तो किसी एक आदमी को आ नहीं सकता है, क्योंकि ये जो पैसा बोला मैंने, मान लो सिर्फ जीएसटी का बता रहा हूं, 20 से 22 लाख करोड़ रुपया। बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के जो मालिक हैं, टाटा, अंबानी, वो इतना पैसा साल भर में जान दे, पर देखते थोड़ी है यार, कागजों पे रहता है, ये उधर रहता है, तो उसका वितरण करने का काम इतना आसान होता नहीं होगा। तो क्या कर रखा है पता है फाइनेंस कमीशन में? बहुत ही यूनिक बॉडी है हमारे लिए। एक चेयरपर्सन तो है ही, एक चेयरपर्सन तो है ही, उनका एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है, और बच्चों उसके अलावा मेंबर्स में 4 मेंबर्स है, और इतना क्लियरली चारों का क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है, जिसमें मैं एग्ज़ाम में गलती कर चुका हूँ। उस वक्त मुझे इतना क्लीन रियलाइजेशन नहीं था कि बातों में फ़र्क है, पर बातों में फ़र्क है, वो हमको देखना पड़ेगा क्वालिफिकेशन में। पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन बोर्ड पे, इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। बात करेंगे, जो बातें मार्क करनी है हमको वो हम बात करेंगे, पर पहले बोर्ड पे कुछ देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। जस्ट आस्किंग ऑन अ लाइटर नोट, तो किनको बनाते होंगे फाइनेंस कमीशन के हेड? आईएएस, क्योंकि ये वाला तो एकदम मस्त बैठता है। तो आप मुझसे एक क्वेश्चन कल ना पूछ लें कि सर मैंने देखा तो हर बार तो कोई आईएएस ही बन रहा है। हाँ, तो उनको एक्सपीरियंस है ना पब्लिक अफेयर्स में, क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा, तो आप गंदा गंदा क्यों सोच रहे हैं कि हर बार एक आईएएस ही बनता है? नहीं, एक आईएएस को पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस है, इसीलिए बन रहे हैं। बाकी जैसा सोचना है वैसा सोचो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ध्यान से, जज ऑफ अ हाई कोर्ट या वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, ये मेंबर नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है, रिवीजन में भी काम आता है। ऐसा मैंने इससे पहले कब बात किया था? ही और शी शुड हैव एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, उनका भी सिमिलर सा ही क्राइटेरिया, सिमिलर दैट ही शुड हैव द क्वालिफिकेशंस ऑफ टू बी द जज ऑफ एन हाई कोर्ट, ऑफ अ हाई कोर्ट। तो ये वो है एक जगह, ये वो वाली पार्ट जहाँ मेरे से गलती हुई। ध्यान से देखो, जैसे ना एक वर्ड लिखा है फाइनेंस और एक वर्ड लिखा है अकाउंट्स, और क्या लिखा है, इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, उसमें मेरे से गलती नहीं हुई थी, पर एक और बंदा लिखा है, इसमें लिखा है फाइनेंशियल मैटर्स, और यहीं वो मिस्टेक हो गई। फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। क्वेश्चन घुमाना बहुत आसान हो जाता है बनाने वाले के लिए। वैसे जब हमने पेपर दिया था तो मैंने सर को कहा था सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कुछ भी नहीं किया था। उसमें क्या था, एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और लिखा था नॉलेज इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यार इतना फ्लो में कौन करता है? तो मैंने उस दिन के बाद से सोच लिया कि पढ़ाते वक्त मैं बच्चों को बोल दूंगा कि तुम्हारा इसमें ज्ञान चाहिए और इसमें तजुर्बा, और ये मैं तो लिख नहीं रहा, संविधान में लिखा है, पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ खाली। सही है? तो इसीलिए पहले वाले पब्लिक अफेयर्स है, दूसरे वाले जज ऑफ हाई कोर्ट जैसा, थर्ड नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस और अकाउंट्स में, और तजुर्बा होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स और प्रशासन या प्रशासनिक कामों में, एंड द लास्ट नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। सही है? तो अब जब हम टेबल बनाएंगे, अच्छा ध्यान से, जैसे इसमें लिखा है ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ लिखा है। टेबल पे आते हैं, कुछ बात करते हैं। रिमोट लगेगा, थैंक यू। टेबल पे आते हैं, जैसे बच्चों मैक्सिमम एज लिखा है,
मैक्सिमम एज लिखा है, लिखो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें कोई एज लिखी नहीं है, उसमें लिखा है पार्लियामेंट विल डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम वगैरह वगैरह वगैरह। फर्स्ट, जैसे सर्विस ड्यूरेशन बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, रिजाइंस प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, और यही हमारे लिए प्रीवियस वालों से अलग है, उसमें मैं होता तो लिखता 1+4, और फिर जो एक एग्जाम के लिए नोट मेकिंग का काम कर रहा है, जो एक एग्जाम के लिए नोट मेकिंग का काम कर रहे हैं, उस जगह पर फिर मैं वो चारों का अलग से लिख के रखता है कि उनका एग्जैक्ट काम क्या पड़ता है। सही है? हाँ, तो क्वालिफिकेशन में 5 लोग हैं, पांचों के अलग अलग टाइप के क्वालिफिकेशन है। ऐसे ही हमने जब यूपीएससी प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो मेंबर्स में हमने कुछ खास लिखा था क्या? हाँ बिल्कुल, है ना, कि वैसे तो इंडिविजुअल, जैसे इसमें और यूपीएससी में क्या फ़र्क है? जैसे इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स का क्वालिफिकेशन है, यूपीएससी में इंडिविजुअल मेंबर्स का क्वालिफिकेशन नहीं था, एज अ होल आधे लोग काम करते होने चाहिए थे, वो क्वालिफिकेशन था। तो दोनों बातों में फ़र्क तो ठीक ठाक है। सही है? ओके, सो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट होता है रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट। सैलरी, इट इज मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज नॉट चार्ज्ड, मतलब जब हमने पढ़ा था तब उसका पार्ट था ही नहीं, तो इट इज प्रीटी सॉर्टेड। एक और बात यहां पे, ग्रांट्स इन एड, फाइनेंस कमीशन को लेकर जब ग्रांट्स पढ़ा रहा था तो 2 पढ़ाए थे। जैसे आप जब पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? डिमांड। हम जब पूरी करते हैं तो ग्रांट। याद आ रहा है? नोट्स अगर साथ कैरी करते होंगे तो बजट वाले में 6 ग्रांट्स कराने के बाद 2 और ग्रांट्स, वही एक फाइनेंस कमीशन वाला ग्रांट है। तो फाइनेंस कमीशन से आप ग्रांट मांगेंगे तभी तो देगा फाइनेंस, और यही तो मेन टास्क है। ये रहा, सही है? ये एक वो वाला पार्ट। उसके अलावा ऑब्वियसली जो बात मैंने किया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करके देते हैं, कैसे आप लोग अच्छे से और टैक्स वैक्स बढ़ा सकते हैं, ये सब करके दे सकते हैं। पंचायत को भी बोलते हैं अच्छे से ध्यान दिया करो, म्यूनिसिपैलिटी वाले को भी अच्छे से ध्यान दिया करो, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी बोलते हैं अच्छे से ध्यान दिया करो। बात खत्म। वो जो डायग्राम बना है वही उसका कोर है, उसमें सेंटर, स्टेट, पंचायत, लोकल बॉडी, ये सबको फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल काम का जिम्मेदारी इनका रहता है। फिर टेबल की साइड जाते हैं, जैसे सैलरी पेंशन मेड, सही है, रीअपॉइंटमेंट इज यस, रीअपॉइंटमेंट इज यस, रिमूवल उधार, बात करेंगे, और काम बात हो गई है। सही है? 2 पेज का ही चैप्टर है वैसे भी। एडवाइजरी रोल है गाइस, ये बात तो समझ आ ही रही होगी। पैसा बांटने को लेकर मेन एडवाइस करते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बांट के देते हैं। बांटती तो सरकार है अपने हिसाब से, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, वो 24 की 24 कमेटी डिसाइड करती है। ये एक अंदाज़ा देते हैं, 24 कमेटी बैठती है, 1 महीने तक रोज़ दलील होती है, अलग अलग टाइप के कट मोशन होते हैं, डिस्कशन होता है। फिर अपन ने तो बात किया था जब एकदम उकता जाते तब गुलीटॉन होकर सब एक साथ पास हो जाता है। तो इनका मेन रोल पूरे प्रोसेस में, जैसे अगर कहीं शॉर्ट में देखना हो तो ये रहा, ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स का ही एडवाइजरी मेन रोल यही है। उसमें आप 15 बार सेम बात पढ़ लेंगे तो भी उसका क्रक्स वही निकल के आएगा। फिर
आगे बढ़ सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एक छोटा स्टोरी है। रिपोर्ट है, रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, रिपोर्ट है, सॉरी फॉर मिसिंग इट आउट, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट है। स्टोरी सुने प्लीज। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तीनों की स्टोरी एक साथ सुन लेते हैं, मतलब तीनों, सॉरी, फंडामेंटल्स पहले समझ लेते हैं कि क्या था। एक बोर्ड पे प्लीज। बच्चों, जब संविधान बन गया था तो संविधान में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट और संभालने का जो कॉन्सेप्ट है वो एससी और एसटी का एक साथ था। जब संविधान बना था तब की बात कर रहा हूँ। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आने लग गया कि एससी बहुत अलग होता है एसटी के मुकाबले। तो कोई भी एक बॉडी ना संभाल सकती है, और जब रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में ही अलग अलग दे रखा है तो ये पॉसिबल नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। इट्स 2025 टुडे, तो वी ऑल्सो नो कि एससी बहुत अलग होता है, एसटी बहुत अलग होता है, और जो हैं वो ही समझा सकते हैं इस चीज़ को, या फिर जिनके कान मजबूत है और गहरा सुन सकते हैं वही समझ भी सकते हैं। अदरवाइज जनरल पार्लांस में लोग सब बराबर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। संविधान ने अलग अलग दिया है ना, तो अलग अलग होता होगा। फिर डिस्प्यूट होने लगे कि उनको संभालते, इनको नहीं संभालते। तो एक ही बॉडी था, और उस बॉडी का नाम भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हुआ करता था, और वो आर्टिकल 338 के तहत था। सही है। अब स्वाभाविक है, बॉडी का नाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, तो नेशनल शेड्यूल ट्राइब का कुछ हो नहीं रहा, वगैरह वगैरह। ठीक, कट द स्टोरी टू 1978। NCSC अलग हो गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बन के तैयार हुआ, पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना। और तब ये क्या था? ये तो हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही। सही है। अब फिर से लड़ाई शुरू आगे बढ़ी कि नहीं, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी में इतना तो रोल नहीं मिल रहा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, वो और अलग होता है, वगैरह वगैरह। फिर गाड़ी और आगे बढ़ी, 1987 का टाइम पीरियड आया, तब ये NCSC तो जैसा चल रहा है वैसा ही मजबूत। NCST को थोड़ा अच्छा प्रावधान दिया कि अच्छा और देते हैं, प्लीज़ आप बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। बात तब भी जमी नहीं। और 2003 में, बट हमको लिखना पड़ेगा 2004 में। 2004 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बनाया गया। और इनको आर्टिकल भी देना पड़ेगा क्योंकि एक बॉडी सेट करेंगे नीचे, तो इनको आर्टिकल मिला। सही। एक छोटा ऑफ स्टोरी बात भी है। जैसे जब डिफरेंसेस, ओपिनियन, ये सब की चर्चाएं चल रही थी हिंदुस्तान में कि भाई अलग कर देना चाहिए, होना चाहिए वगैरह, तब एक और ग्रुप ऑफ पीपल इंडिया में एग्जिस्ट करते थे जो SC और ST नहीं थे, और वो ये कहते थे कि
हम बैकवर्ड हैं। तो हमने उनसे पूछा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बैकवर्ड हैं। जैसे सोशली, और अब लोग बोलते हाँ, फाइनेंस और एडुकेशन यही मानना था, तो हमने सबको 2-2 करोड़ रुपया दे दिया। तो हमने कहा कि अब तो आप फाइनेंशियली बढ़िया हो गए, अब बोलना मत कि आप ओबीसी हैं। तो वो कहने लगे कि लेकिन सर जात समाज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है हमारे साथ। तो हमने कहा इतने बड़े बंगले में रह रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो, होने तो क्या बात है, बंगला में तो रहा है। बोले सर मुद्दा इस बात का नहीं है, संपन्न होने का ये मतलब नहीं है ना। तो हमने कहा हाँ, मैटर थोड़ा सा पेचीदा तो है इंडिया में कास्टिज्म का। तो क्या समझ आने लगा पता है, करीब करीब इसी टाइम पीरियड में कि एक बैकवर्डनेस का डिस्कशन शुरू हो गया। लंबा चलता था डिस्कशन। क्यों? अभी जैसे इस क्लास में कोई बोल रहा है, हमने पूछा बैकवर्डनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो कोई कह रहा है सोशली, कोई बोला इकोनॉमिकली। पर मुझे तो इस क्लास से एक्सपेक्टेशन थी कि कोई एडुकेशनली भी बोलेगा, क्योंकि वो बैकवर्डनेस तो होती है ना। और हम 1980s, ठीक है, आप में से मैं भी नहीं था, पर 70s में चर्चा तो हो सकती है ना कि हमको पढ़ाई का मौका इसीलिए नहीं मिला क्योंकि, एंड वट एवर इज सेड आफ्टर दैट। इसका मतलब बहुत सारे प्रकार है। तब क्या किया, 1980s के लेट 1980s में एक कमीशन बिठाया गया। वो कमीशन के हेड मंडल साहब थे, और उनसे क्या पूछा गया कि साहब आपको लगता है कि एससी और एसटी के अलावा भी कोई और लोग हैं जो किसी फॉर्म में बैकवर्ड है? तो पूरा बन के तैयार हुआ वगैरह वगैरह। और तब ये पता चला कि हाँ 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 है सर, है। तो हमने पूछा कि किस प्रकार का बैकवर्डनेस है? तो उन्होंने कहा कि सोशल बैकवर्डनेस तो है ही सर, और दूसरा ना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं दे सकते। मैंने कहा मतलब आप उस वक्त की बात है, सॉरी, पर आप ये मान के चलिए कि अगर ऊंची जाति नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो गरीब ही है, उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए वो तो सर बाय डिफॉल्ट ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो हमने कहा कि तुम करना क्या है? तो बोले कि सर शिक्षा प्रदान करना पड़ेगा। तो अगर कोई सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड है ना, तो सर हमको उनके लिए भी रिजर्वेशन का सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, करना क्या पड़ेगा? उसके बाद बच्चों, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जन्म हुआ। पर एक चक्कर वही, यही वाली स्टोरी, स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर उसके बाद और प्रावधान ऐड करना, और फिर वही वाला लड़ाई आपस में, उनको ज़्यादा हमको कम, इनको लिया हमको नहीं लिया, करते करते टुडे 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एनसीबीसी भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास नाम की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका आर्टिकल नंबर 338 भी है। ये इसकी लंबी सी स्टोरी है जो बहुत कम पन्नों में पहले पेज पे लिखा हुआ है, पर एक पॉइंट के बाद उसमें इतने नंबर है कि वो बात नहीं समझ आ रही कि बनाया कराया क्या है भाई। समझ आ रहा है? सबसे कम इसमें पढ़ाना पड़ता है इसका वर्क। ये एक साथ गोला मारो और लिखो उत्थान,
उसमें कुछ स्पेशल करके उत्थान कर रहे हैं क्या सर? हो गया होता तो बात ही क्या थी। आज भी हिंदुस्तान में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। यही भी इस बात को बताता है कि टीचर के केबिन में आकर पूछ लेते हैं, कोई भी एक जात का नाम लेके कि आप वो वाले हैं। हमने कहा उससे हमारी शिक्षा प्रणाली और बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का क्या ले। तो भी तो अगर आप और मेरा सेम जात होता तो मैं ज़्यादा पढ़ाता। तो ये मानसिकता कैसे पैदा हो गई? मेरी आंखें मेरे जात वाले को देख नहीं पा रही है। जो मेरी तरफ देख रहा है और डाउट पूछ रहा है, उसको डाउट का सॉल्यूशन मिल रहा है। और लास्ट बेंच ऐसा लग तो नहीं रहा है ना? हाँ, थैंक्स। तो उससे उभरना पड़ेगा। बॉडीज अपनी जगह विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंस्टिल्ड है, वो ठीक है, संविधान में उनको प्रावधान मिला हुआ है। बट अल्टीमेट गेम एम्पावरमेंट का जो पूरा प्रोसेस शुरू होता है वो बॉडी बनने से नहीं होता है। उसका पूरा का पूरा जो माइंडसेट है वो बहुत अलग है इस पूरे गेम में। ऐसा फिर ये स्टोरी है, एक बार आंख से घुमा लीजिए। ऐसे उतना रॉकेट साइंस नहीं है। स्टार्ट दोनों का एक साथ हुआ था और फिर अल्टीमेटली जैसे ये स्टोरीज भी काम नहीं आती, बट बुक में लिखा है तो ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं बीच बीच में क्या क्या लिखा है। अल्टीमेटली 2004 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बन के तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338A। हाँ, एक एग्जाम में एक चीज़ काम का, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री में फर्क है। बात करें ओके, बोर्ड पे SC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338, और ये वो पूरी स्टोरी है। एक बार बोर्ड पे ही देखिएगा प्लीज़ कि पहले 7 में थे, फिर 78 में थोड़ा अलग किया, फिर 87 में थोड़ा अलग किया, फिर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1919 में फिर थोड़ा सा काम किया, लेकिन फिर तब भी 87 में कुछ मज़ा नहीं आया। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2003 में फाइनली ये बन के तैयार। यही वो पूरी स्टोरी है। उसमें का अच्छे से सब नंबर ज़्यादा हो गया, बट हमको स्टोरी काम का है, बराबर। और यही उसका मेन पार्ट है कि, और बोर्ड पे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सर्विस कंडीशन ये वो, टेन्योर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैं अलग से लिखाऊंगा ही उसमें कुछ और दिया ही नहीं है कि क्या कितने साल वगैरह। फिर फंक्शंस, इट्स प्रीटी सिंपल। द बेस्ट पार्ट फॉर अस एज स्टूडेंट्स इस पूरे में ST वाले में C हटा के T लगा दो, मैच द फॉलोइंग हो गया। B से मैच द फॉलोइंग हो गया। उनका ध्यान देंगे, उनका रिपोर्ट बनाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे समझेंगे, उनका थान करेंगे। एक चीज़ जो मेरे काम का है, अच्छा आ गया ना ये वाला, अच्छा रिपोर्ट कहाँ गया ये? अच्छा, पावर्स एंड फंक्शंस, ओन प्रोसीजर, और ये रहा मेरा काम का, दैट्स द पावर ऑफ अ सिविल कोड। पहले पीछे चला जाता हूँ। फंक्शंस ओके, मतलब कोई भी रॉकेट साइंस फंक्शन नहीं है। कंप्लेन लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, रजिस्ट्रेशन के काम से लेकर सेफगार्ड करना है, उनका प्रोटेक्शन करना है, उनका वेलफेयर करना है, से लेकर कोई भी चीज़ जो उनको लगे कि फिट है उसके लिए बात करना है, सेंटर से बात करना है, स्टेट से बात करना है, पैसा दिलवाना है, ये सब बाय डिफॉल्ट टिक होता है। रिपोर्ट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, वो तो बात करेंगे। और एक 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 ये वाला जो मेरे से गलती हुई थी, मैं हमेशा, मेरा दिमाग ये कहता था कि रिपोर्ट एनुअली टू द प्रेसिडेंट। नो, एनुअली टू द प्रेसिडेंट इज कंपल्सरी,
अदरवाइज व्हेन इट थिंग्स कम नेसेसरी। तो साल का 2 रिपोर्ट भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, 15 भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा मोर देन इक्वल टू 1 रिपोर्ट की एक तो जाएगा ही, पर उससे ज़्यादा भी जा सकता है साल भर में। ये एक पार्ट रिपोर्ट में, वो टेबल में मैं करवा दूंगा। सही है? रिपोर्ट पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट होता है ये, मतलब इसको छोटा मत समझिएगा। पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट का मतलब होता है कि बाकायदा बैठ सकते हैं, हाँ बताइए आप क्या बोल रहे थे, हाँ बताइए आप क्या बोल रहे थे, और जजमेंट में किसी को जजमेंट के तहत सुना सकते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर यही इसका पार्ट है, एसटी। हाँ हाँ नहीं, अभी मैं तुमको वो कॉन्सेप्ट समझना है, मैं अभी समझाता हूँ कि वो बीपीएल के नीचे देख, समझा ही देते, मतलब उससे ये वाला पढ़ा हुआ भी अच्छा ही हो, क्योंकि ये तो 2 ही मिनट में निकल जाएगा। या पहले ये बता देता हूँ जो बात हुई है अभी तक, तो कम से कम ये निकल जाए। 338A स्टोरीज ओके। इस वाले में सेम स्टोरी, वापस से कॉपी पेस्ट कि कैसे एसटी का जन्म हुआ। हाँ, एक जगह जो किताब में और थोड़ा बेहतर किया जा सकता था, जैसे यहाँ लिख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मैंने उधर कुछ और लिख दिया था। हाँ सॉरी अरे नहीं, लोगों के जो जजमेंट होते हैं उसकी कोई लिमिट है, मतलब इतने साल तक की अगर सजा सुनाई है, इतने साल तक की देनी है? सज़ा होती ही नहीं है। दे जस्ट हैव अ पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। सज़ा सुनाने के बाद कोई भी हवलदार नहीं होता है कि जिसको सज़ा सुनाई है उसको जेल तक ले जाए। ये इसका सच है। सुन रखा हुआ जो हरिजन एक्ट करके बड़े इसी में लागू होता है कि बाहर से? जो हरिजन एक्ट करके वो सुना है, हरिजन एक्ट, बाहर से हुआ इसमें। वो सारे सवाल अब मैच हो रहे हैं, एक साथ ही कर लेंगे। सही समझ गया मैं, क्योंकि हरिजन वर्ड जो है वो आज़ादी के पहले बहुत ओपन एंडेड वर्ड था। फिर उसके बाद जैसे इसी पे बात करता हूँ, जैसे मैंने आपसे आज के पहले SC ST को लेकर 2 ही बार बात किया है। लोकसभा में कभी कोटा। थैंक यू। MP की सीट में, लोकसभा की सीट में SC ST का कोटा है। तो क्योंकि आज़ादी के बाद SC और ST ही संविधान में लिखे गए थे, तो इसलिए उनका ही कोटा है। और बी वेरी क्लियर, तब बात भी हुई थी अपनी कि MP के सीट में OBC कोटा नहीं है, क्योंकि अब तो समझ ही आ रहा होगा कि OBC का कोटा, जैसे मैं 2018, ये 2018 में बना, 2018 के पहले मेरा ये ख़त्म हो गया था, क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट्स। तो हमारे वक्त जब बच्चे तैयारी करके देते थे, तब OBC का कोटा तो लगता था, पर तब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। अभी 2017 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई, 2014, 3 साल के अंदर अंदर फिर इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने को लेकर बात हो गई। तो अब मैं नहीं जानता, हम जैसे ही कि जब डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में बैठेगी तो तब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी ये वो, और क्योंकि कास्ट सर्वे हो रहा है तो उस बेसिस पे OBC कोटा के बेसिस पर MP की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट मिलेगी, तो कोर्स में वैसे पढ़ाई करेंगे, पर स्टोरी कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये एक बार हमारी बात हुई थी, एक और बार कब हुई थी? SC ST कोटा पे MP की सीट पे एक और, हाँ नहीं, पॉलिटिक वेलफेयर ऑफ SC एंड ST की कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी में एक कमेटी,
तो जो अभी किसी ने रिपोर्ट की बात की, वो रिपोर्ट उन्हीं को तो देते हैं। 2 मिनट टाइम लेते ना, कमिटी वाले चैप्टर में उधर मिलिए। आपको वहां दिखेगी कमिटी। बहुत कुछ खास नहीं लिखा है, बट दैट्स हाउ यू कैन कनेक्ट। उसमें कुछ लिखा है? वेलफेयर ऑफ SC ST करके। हाँ, क्या लिखा है? थैंक यू। टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो यही वो लिंक है बस जो क्रिएट करना है। तो अगर मैं मतलब मुझे अपने बुक में करना होता तो यहाँ पे जो रिपोर्ट लिखा है ये, तो मैं यहाँ पर पेज नंबर जरूर लिखता कमिटी वाले का, क्योंकि रिपोर्ट टू whom, what, how does the report enter the parliament, this is how it enters the welfare of SC and ST के तहत। सही है? तुम इंडेक्स में जाओ, ऐसे नहीं होता है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में गए, तो जब तुम यहाँ पर हो तो तुम यहाँ पर पढ़ो पहले, बराबर है? तो तुमको दिखा कि कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल है। अब तुम यहाँ पर जब कमिटीज देखना स्टार्ट करोगी, पलटो पेज, तो सबसे पहले हेडिंग्स तो देखो। ये पब्लिक, ये है फाइनेंशियल कमिटीज, आगे बढ़ो। फिर ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, आगे बढ़ो। फिर ये कमिटीज टू इंक्वायर, आगे बढ़ो। फिर ये कमिटीज, तो फिर बुक पढ़ने का स्किल सेट। फिर ये वो फंडा है कि इस तरीके से इनका रिपोर्ट पहुंचता है। उस दौरान जैसे व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी में फिर वो कमिटी के तहत भी चर्चा होती है कि कोई इवेंट हो जाता है, कोई काम बात है, कोई रिपोर्ट है, लोग लेकर आए कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरीके से काम होता है। फिर हाँ, ऐसे में जैसे थोड़ा बहुत जिनको भी आइडिया हो, जैसे आप अगर आज सूरत के रहवासी हैं तो आप SC का और ST का कोटा सर्टिफिकेट तो बना ही सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सूरत से भी आपका ये केंद्र सरकार वाला सर्टिफिकेट बनता है। तो ये जो रिपोर्ट बन के तैयार हो रही है, ये रिपोर्ट तो हिंदुस्तान में जितने SC ST है सबके लिए हो रही है। तो ये जब रिपोर्ट पार्लियामेंट तक पहुंचती है तो उसके बाद प्रेसिडेंट महोदय क्या कोशिश करते हैं, इनको गवर्नर तक को भी दीजिए और गवर्नर को बोलिए कि स्टेट गवर्नमेंट में इस चीज़ को डिस्प्ले करके बात करेगा कि उस राज्य के SC ST की क्या करंट पोजीशन है या उनके उत्थान के लिए क्या करना है। तो इसका जो रिपोर्ट है वो पूरे इंडिया में जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट सारे इंडिया में किसी भी जगह से इशू हो रहा है ना, तो उस चीज़ का खाली ध्यान रखना है। वो तो खैर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ यूनिक लगेगा, बट जस्ट अ डिस्कशन। ऐसा पावर ऑफ अ सिविल कोड की बात हुई यहाँ पर, कोई ऐसा ओके फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो अभी इस बुक में थोड़ा करेक्शन लग सकता था, क्योंकि ना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है SC के लिए। तो आपका जो SC वाला ये चैप्टर है, जो भी बुक है, आप इधर ही इसकी मिनिस्ट्री लिख लीजिएगा, क्योंकि उस वाले चैप्टर में मिनिस्ट्री मेंशन नहीं है। ये SC की मिनिस्ट्री है, स्वाभाविक है ये ST की होगी। तो ये भी एक फ़र्क है कि दोनों की मिनिस्ट्रीज में मतलब अलग अलग है। तो जैसे क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो आदमी टिक मार देता है। मैंने कहा आज ही बनाई है तुमने, सरकार में तो है नहीं, तो ले फिर SC के लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कभी कभी ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि सर इनको सामाजिक न्याय मिल रहा है और सशक्तिकरण भी मिल रहा है, तो ST को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण नहीं मिल रहा। तो मतलब नहीं, उनके जो अफेयर्स है खाली उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब लड़ लो, मौका मिला ना शब्दों का, मार्केट में लोग
कि हमारा तो सशक्तिकरण कर ही, अरे भाई समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? लड़ाई एससी की बड़ी थी, बात कलर से बनाई, इसे टाइप कलर से फॉर्म कर दिया मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्रीज तो थी पहले से, पर अलग अलग मिनिस्ट्री को अलॉटेड है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। एक का नाम ऐसा, दूसरे का नाम ऐसा। अब क्या लड़ाई करने का जिसको बहाना चाहिए वो किसी भी बात पे कर सकता है। हमको तो पढ़ के आगे बढ़ना है। अच्छा इलेक्शन का मुद्दा ये सब। परफेक्ट, ये सब इलेक्शन के मुद्दे होते हैं, पर अब इंडिया में इतने नहीं होते। अब सोशल मीडिया पे दूसरे टाइप के चल रहे हैं। ये सब तो बहुत पढ़े लिखे टाइप के मुद्दे हो गए, जिसमें लोग थोड़े समझेंगे, हाँ बात हाँ चीज है। हम तो अब तो क्या वीडियो बना के और इसका कर देंगे हम, ये बोलते बाप रे देख कैसा हो रहा है, बस उसी में मुद्दे हैं। अच्छा कुछ करना थोड़ी होता है, वीडियो मोबाइल पे वायरल हो, लोग विभाजित होने तो तैयार बैठे हैं। वो कभी कभी लोग बोलते हैं सर हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा कर दिया है। बोले समाज की बहुत चिंता है नहीं तेरे को? हाँ सर, मतलब जितना पैसा डूबा है उस बच्चे का या किसी आदमी का, वो समाज के लोगों में डूबा है। तो मैं कहता खींच भी तो वही रहे नीचे, पैसा भी तो उसी में डूब रहा है। वो ऊपर कैसे ले जा रहे हैं? और ऊपर ही ले जाना है तो जा सबको बोल कल लाख लाख रुपया लेके आए तेरे लिए। तू समाज का है ना, हमारे भाई बहन। तो क्या है कि रैशनली पुट करना पड़ेगा, चीज़ों को रैशनली पुट करके समझना पड़ेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ समाज, बट द वे पीपल रैंडमली within 2 hours divide themselves first into X and Y and then into A and B is getting vague. It's getting too vague. और ऐसे में लोग राजनीतिक रोटी सेक के निकल जाते हैं, अब तवे पे होते हैं हम। तो वो बड़ा अजीब लगता है। जैसे मैं बच्चों को एक दिन बोल रहा था कि हम जब 30-35 साल के हुए तब हमको पता चला कि हमारे स्कूल में जिससे मेरी 25-30 साल से दोस्ती है कि वो कोई और कास्ट वास्ट का है। हमारे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। आज बच्चे स्कूल में कॉलेज में ही जानते हैं कि हमारा वाड़ा पटेल छे ने पहले और हमारी छे ना। मतलब दोस्ती के क्राइटेरिया ये हो गए। लुक एट द लेवल डेमोग्राफिकली इन द एज ग्रुप वेयर दिस थिंग हैज एंटर्ड। मतलब व्हाट हैड फ्रेंडशिप टू डू विथ विच कास्ट और रिलीजन यू बिलोंग टू? मतलब हाउ डज दैट जस्टिफाई दैट इट इज गोइंग टू बी मोर ट्रूअर देन? Probably. I always thought you become, जैसे हम लोग बोलते फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऐसा ही वर्ड होता है ना। तो एक बार के लिए मुझे क्या समझ आता है पता है, कि इसमें उस चीज़ की सिमिलैरिटी होती है। मेरे को तो पता ही अभी लेटली चला है कि अच्छा इसमें वो ही हो गया है। तो फिर बेसिकली वो दोस्त नहीं रहे। फिर मतलब ये कॉन्सेप्ट तो दुनिया में इसी कारण से तो आया था कि इसमें तो होते ही हैं। मतलब ये जनरेशन ये सब बात करता है। हमको तो बहुत साल बाद पता चला था कि ऐसा सब कुछ होता है, और अब हमको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब पता नहीं 5वीं में जब दोस्ती हुई थी, फिर 30 साल के हुए, अब वो कैसा कौन सी जात पर हमको उससे क्या लेना देना है। मैं उसको फ़ोन करता हूँ कहाँ है, बिना जात के नीचे उतर जाता है। बल्कि मेरे माता पिता तो इस बात से नाराज़ है कि क्या जात के दोस्त हैं तुम्हारे। वो एक अलग ही, मेरे माता पिता के हिसाब से वो एक अलग ही बैकवर्ड जाती है, जो सिर्फ मुझे बैकवर्ड खींच रहे हैं। हर बात पे वो मुझे उनसे अलग रहने के लिए कहते हैं कि तुम इनसे दूर रहे। तो वो इसलिए नहीं कि वो SC है, ST है या OBC है। मैं उनको कहता हूँ कि मतलब हम आपस में होते कि हमारे पेरेंट्स काफ़ी कास्टिस्ट हैं, मुझे बोलते कि तुमसे दूर रहो। तो क्या है कि एक और अलग जाती है जिसको कहते हैं फ्रेंड्स। उसमें अलग टाइप के विभाजन। तुम्हारा ये दोस्त ठीक है, वो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि एक 9 बजे फ़ोन करता है, 11 मतलब PM। तो पहले ऐसा होता था। अभी आई एम सीइंग चेंज इन द डेमोग्राफी इन द कंट्री इज वेरी डिफरेंट। That's how I think the generation is growing up. It's going a little on the backward side. I don't know. We are going to Cosmo.
clothes are changing, the way people are putting their pics are changing, topics are changing, the concept of relationships is changing. There are so many things that we are evolving over a period of time and leaving the past behind. But this is one of the rarest topic that I'm seeing, that people are started dwelling in the past a little more. I don't know, matlab, is it a conscious effort, or is it just unconsciously that people have started picking up? And I am not against people who are probably 30, 35, 40 or 50, whatever. But when I see these 15, 20, 25-year-old people say, dividing things on these grounds, I feel pity कि really, मतलब तुमको इस बात से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? मतलब किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, पर एटलीस्ट मैं तुमसे इंटरेक्ट करता हूँ तो तुमको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए. इमेजिन यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. आज तुम्हारे खून में ये वाला थॉट है, आगे जाके तो तोड़ डालोगे तुम देश को. और क्या काम दे रखा है तुमको पता है? जोड़ने का. प्लीज़, नॉट दिस बैच. इट्स ऑलरेडी रॉटन. Rotten in mind, rotten by choice. It's going to be a bumpy ride for our country. There has to come another generation altogether, which is a little Cosmo on these thought processes. Because if today you think, behave and connect on these grounds, that means it is part of your blood and thought process, and you become an officer, so that thing continues. And if that continues, we the people of India, जिस दिन preamble पढ़ेंगे, how do we take that we forward? I am a little apprehensive. पॉलिटी पढ़ाता हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समझ आता है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स होप. फंक्शन सेम है, वही रिपोर्ट्स वगैरह जो मैं नहीं बोल रहा था, कमिटी कनेक्ट करने की बात, ये हमें अच्छा ओके. फंक्शंस सेम, वो वाली बात, हाँ फंक्शन सेम. एनुअल रिपोर्ट व्हेन नेसेसरी सेम. पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट सेम. कुछ भी चेंज होता तो मैं पक्का बताता. डोंट बी इनसिक्योर्ड. और आपको कुछ पता चले तो मुझे बताना कि यहाँ एक छोटा सा फर्क इसमें है. जैसे उस वाले में कोई SC है तो है, ST है तो है, लेकिन OBC में क्राइटेरिया है ना, तो बस उधर गोला मारेंगे. मुद्दे पे आए. NCBC वो वाला कहा गया जो हमारे का, हाँ सही है. 338B सेम. दो चीज़ें हर जगह आप ये देखेंगे, क्योंकि जब बैकवर्ड बोल रहे हो और उसके आगे ओ लिखा है तो अदर बैकवर्ड, तो हमेशा ये सवाल है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. गाइस, इट इज सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्डनेस एंड नॉट फाइनेंशियली, प्लीज. क्योंकि फिर मैं भी सर्टिफिकेट ले लूँगा, क्योंकि फाइनेंशियल बैकवर्डनेस तो इट्स इन द माइंड. क्यों गरीब छू પછી કાગળિયા પર પ્રૂફ કરે, સામેવાળો કહે કે આટલા પૈસા મને મળી જાય तो ये બહુ થઈ જાય જીવનમાં, तो कि मेरे को पोसा नहीं रहा है. तो फिर कैसे सर्टिफिकेट देंगे इस देश में कि आप आर्थिक रूप से कैसे गरीब होगा, और आर्थिक रूप से कोई कम कमाता है ज़्यादा कमाता है, इसकी परिभाषा के लिए तो यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक को बुलाना पड़ेगा. तो इसीलिए वो क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल है. एक पॉइंट के बाद जनरल कैटेगरी में वो सेट किया, EWS में वो बात कर लेंगे. रिपोर्ट ऑब्वियसली सेम, एनुअल या फिर व्हेन दे थिंक. पावर्स फंक्शंस सेम. पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट सेम. फिर टेबल, एक खाली एक चीज़ जो कोई मेरे से बाद में क्वेश्चन ना कर ले. ओके बच्चों, जो जैसे जब आप NCSC देखेंगे तो जैसे जहाँ पर ये पॉइंट नंबर 6 दिखेगा तो वहाँ से मैंने लिया है, हाँ 3 years.
जैसे पार्लियामेंट वो डन करेंगे, तो मैं 3 इयर्स लिखाऊंगा तो आपको वो मेन पेजेस में नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि कल कोई आकर पूछे कि वो 3 कहाँ से लिखाया, मेन में है, एवोल्यूशन में, ठीक है, सॉर्टेड। अगर कोई ऐसा वाला वर्जन है तो उसमें लिखते हैं। फेयर, कोई भी बाई चांस ओल्डर वर्जन यूज कर रहा हो, किसी को दिखे नहीं दिखे तो ओके। एनसीएससी मैक्स एज प्रेसिडेंट, मैक्सिमम एज प्रेसिडेंट, क्योंकि डिफाइन नहीं किया है। ड्यूरेशन 3 इयर्स, appointed by president, resigns to president, qualification by president, reports to president, और उसमें ना वो साइन कर देना ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमको एटलीस्ट याद रहे कि मुद्दा क्या है, वेन एवर नेसेसरी, ये वो वाला है ना। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा यार, सिंबॉलिक तो क्या है कि हर किसी का अलग अलग होता है, मतलब आप बात समझ गए हैं। हाँ, सो रिपोर्ट्स टू, ओके बच्चों। सैलरी अलाउंस पेंशन में ना आप लिखेगा बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अब वो मेड है, इससे उस पे नहीं जा रहा मैं, बाय प्रेसिडेंट। और बहुत ही स्वाभाविक है ना, मेड ही होगा, मतलब जब चार्ज की लिस्ट में नहीं है तो मेड ही होगा, राइट। रीअपॉइंटेड, लिखा क्या है पता है, दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट। पूछ रहा हूं, हो सकते हैं क्या फिर से? यस, ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जिससे 5-7 साल कोई रह गया, सॉरी 3 साल कोई रह गया तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आपस में पांचों में हो जाएगा वो एक अलग बात है कि मेरा नंबर कब आएगा, पर देश को उससे कोई बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद एनसीएसटी में मेरा फेवरेट, ये निशान दिख रहा है, ये हर जगह लगा दो। और मेरा एनसीबीसी में फेवरेट, ये निशान दिख रहा है, हर जगह लगा दो। एफर्ट बचता है ना यार भैया, जैसा ठीक लगे। हम तो हमारी बात कर चुके हैं भाई। जब एक एक हमारे बचपन के दिन में हम एक एक जब ये पढ़ते थे तो इसलिए पूरी लक्ष्मीकांत में कलर खेलते थे। थोड़ा बड़ा हुआ मैं, फिर पता चला कलर एक ही चैप्टर में करना है और टेबल बना के इतना ही करना है, तो क्या कि 3 चैप्टर भी बचते, काम भी आगे बढ़ता है और होपफुली एक्यूरेसी आती है वो अलग। रिमूवल बाकी है ना पढ़ाना, सीख जाएगा। तेरे जितना भी स्मार्ट नहीं हुआ है वो, रिमूवल बाकी है पढ़ाना। आगे बढ़ूं, जैसे अभी वो जो तुमने पूछा था उसको लेकर खाली छोटा सा, जैसे पहले जैसे ये देख सरकार कैसे करते हैं, जैसे रिजर्व्ड इंडिया में, और मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट्स में बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट्स में बहुत सारे रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और सरकार पीएच लिखती है, फिजिकली हैंडीकैप, वैसे स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। ये 4 रिजर्वेशन है 50%, और इसको क्या बोलते हैं, अनरिजर्व्ड। तो अनरिजर्व्ड में जैसे अब 2 कैटेगरी कर दिया है, जैसे ये भी ऑब्वियसली 50% है। इसमें एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इज बेसिकली ईडब्ल्यूएस, ये 10% है। ये जो है, ये इसी को सादी भाषा में लोग जनरल बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं जनरल अमीर, जैसा जिसको ठीक लगता है। अजीबो गरीब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लोग, बट दिस इज हाउ द होल फंडामेंटल वर्क्स। तो अभी एक क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ,
कि जैसे ओबीसी बीपीएल के नीचे आते हैं क्या। तो अब ऐसा है कि जैसे इसमें पैसा नहीं देखते, कोई एससी 10,000 करोड़ का मालिक भी हो सकता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इसमें तीनों में पैसे के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। जैसे इसमें अब कर दिया है, तो इस ऐसे लिख रहा हूं मैं, जैसे ऑफिशियल लिखते हैं क्रीमी लेयर, और सादी भाषा में बोलते हैं अमीर, और ये है नॉन क्रीमी लेयर, गरीब नहीं लिख रहा। हाँ मतलब अरे लड़ाई हो जाएगी सर, आप नॉट गोइंग। तो जैसे इनको कोटा नहीं है, अभी जो कोटा है वो रिजर्व्ड कैटेगरी में, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को है, एससी एसटी और पीएच को पूरी तरह है। ऐसे आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बट जैसे दिस इज 27%, जैसे दिस इज 0.5%, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कितना हुआ टोटल, तो 50% पूरा हो गया। तो पैसे के टर्म्स में ओबीसी में कोई संपन्न हुआ, उसका क्राइटेरिया है, तो कोटा नहीं मिलेगा। और पैसे के टर्म्स में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में संपन्न हुआ नहीं, कोई ये क्लेम किया कि हम संपन्न नहीं हैं, तो कोटा मिलेगा। दोनों बातों में बहुत बहुत गहराई से सेंटेंसेस का यूज़ किया कीजिएगा अपनी लाइफ में भी, ऐसा है तो मिलता है। इसके अलावा मतलब कितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप सोच लें कि ऐसा, दिस इज हाउ इट इज, ऐसा। किसी को भी कुछ पूछना है इसमें? किसमें? हाँ हाँ, क्लेम करना पड़ता है ना। हाँ मतलब उसमें क्या होता है, इसमें आप अपने इनकम सोर्सेज वो सब जमा करते हैं ना, तो जब आप जमा करते हैं तो उस बेसिस पे दो डिवीजन होते हैं, तो आपको ओबीसी क्रीमी लेयर या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो क्लेम तो क्या होता है, इसमें कागज कंपलसरी कर रखा है, आर्थिक कागज। तो आर्थिक कागज आप जब आप जमा करेंगे तो उसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर सर्टिफिकेट ये वाला मिल गया तो आप कोटा नहीं क्लेम कर सकते, ये वाला मिला तो कर सकते हैं। कागज जमा मांग रहे हैं, आर्थिक कागज जमा करो। जैसे इस वाले में उसके मुकाबले फर्क है, इस वाले में जनरल कैटेगरी में कागज जमा करते हैं लोग ये बताने के लिए कि हमारी आर्थिक संपन्नता में कहीं कमी है अभी, तो हमको भी कोई प्रावधान मिलना चाहिए। तो दोनों बातों में फर्क है। से ये अभी कोर्स का पार्ट नहीं है, पर इसमें सबको जमा करना है। इसमें सिर्फ इन जो जमा करके लेना चाहें उनको मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर सब जमा करने लग गए तो तुम मान के चलो 90 करोड़ जमा हो जाएंगे, या जितने भी, मैं नहीं जानता कितने कोई नहीं जानता कि कितने जमा होंगे। तो इसीलिए इसमें तो जमा मांग ही नहीं सकते कि सब अपना जमा कराइए फिर जिनका नहीं होगा उनको देंगे, नहीं। 10 साल लग जाएंगे पहला सर्टिफिकेट इशू करने में EWS का। ये बेसिक फंडामेंटल है। तो इसीलिए BPL APL ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो टोटल कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में राशन लेने के लिए है, कोटा का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। मतलब ऐसा है। आगे बढ़ो, जैसे इस, हाँ ये मैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल ही पढ़ा रहा हूँ, स्टेट पढ़ाना थोड़ा चैलेंजिंग है। जैसे मान लिया अगर आज मैं स्टेट पढ़ा रहा हूँ तो एग्जाम्पल, तो गुजरात स्टेट में ये दोनों ओके है। जैसे गुजरात स्टेट में ये जो है ना, इसमें 3-4 कैटेगरी और है। जैसे हमारे में
वुमन है, हमारे में विडो वुमन भी है, हमारे में एक्स आर्मी भी है, करते करते वो अलग है। फिर हमारे में एससी और एसटी और पीएच केंद्र वाले की प्रामाणिकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर राज्य के ओबीसी अलग होते हैं, इसलिए वो तो अपने आप में मतलब एक पूरा लेक्चर मांगता है ऐसा, और सुनने वालों में भी धैर्य मांगता है कि दिल पे मत लेना, पढ़ा रहा हूँ, आपके बारे में नहीं है, आपके राज्य के बारे में है। लोग चालू हो जाते, सर हमारा माँ तो भाई पूजा विद्यालय હું તારા કરતાં મોટો જો तू गरम થાય છે। हाँ, क्योंकि अगर जैसे कोई ये दिल पे ना लगे सर ये सब बोल रहे बात, जनरल कैटेगरी में पीपल में जज थिंक एक्स्ट्रा वगैरह। हाँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ कि ये अच्छा हो जाना चाहिए, ये हो, तो लोगों को लगता है सर इसमें से कोई मसीहा। इट इज़ जस्ट जनरल इंडिया। एक नॉर्मल सिटीजन जो थोड़ा बुद्धिजीवी है वो ये चाहेगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए, अब मैं उसी में से एक हूँ, ऐसा है। हाँ सोचने वाला है, क्योंकि 10 साल पहले तक मैं देखता था स्टूडेंट कम्युनिटी उतना जजमेंटल नहीं था, आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। चिंता बहुत है कि सर लोग का क्या है। एक इसी का एक सग्गा भाई टॉपिक है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड लिखा है तो पढ़ाना है उसी में कुछ, इसी का एक भाई लेता हूँ बोर्ड पे। बच्चों, जैसे हमारे देश में ये वर्ड जो यूज़ होता है ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है? रिलीजन, सही है, और जो बोले वो भी सही है। किसी रिलीजन की आबादी पे होता है। तो अभी करंट लेवल पर ऐसा है कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे एक है हिंदूज, और उसके अलावा एक वर्ड है माइनॉरिटीज। तो उस केस में जैसे हिंदूज के अलावा जैसे कोई बोला पारसी, कोई ज़ोरोस्ट्रियनिज़म्स भी बोल सकते हैं, जैन, बुद्ध। तो जैसे बोर्ड पे ही दिख रहा होगा कि कोटा, हमारे देश में कोटा रिजर्वेशन का, ये हमारे देश में रिलीजन के बेस पे नहीं है कि कोई जैन है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है तो उनको कोटा मिलेगा, ये हमारे देश में नहीं है एग्ज़ाम वगैरह में। तो ऐसे ही पढ़ाना तो है ही, बट कोई अगर थोड़ा और बेहतर जानता हो तो जैसे मतलब मैं हिंदू हूँ, हाँ, तो इनको अगर कोटा नहीं मिलता तो ये बना रखा है, तो इनको क्या फैसिलिटी है, कौन से आर्टिकल के तहत? जैसे संविधान में आर्टिकल है 29 और 30, उनके तहत इनको फैसिलिटी है। तो बच्चे मेरे पास केबिन में आते हैं, ये सब लेक्चर्स खत्म हो, सर हूँ जैन छूँ तो પછી મને કોટા મળશે? મેં કીધું શેમાં જોઈએ છે તને? તો કે આમ એક્ઝામમાં। मैं कीधु 29 અને 30 में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि एग्ज़ाम में मिलेगी, तो किस चीज़ में मिलेगी? आपको एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने में सरकार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान मिलते हैं। इसीलिए सूरत में SD जैन स्कूल, SD जैन कॉलेज, भगवान महावीर कॉलेज है। ऐसा है। जैसे क्लेम नहीं, ये ऐसा, जैसे एग्जाम्पल इस्लाम में
मदरसा या ऐसे वो लोग भी स्कूल्स बनाते हैं, तो बना सकते हैं, उसमें किसी को भी पढ़ा सकते हैं। बट उसमें जैसे किसी जैन ने अगर वो बनाया है और उस कैटेगरी में उसको क्लेम करके उसके प्रोविजंस को लिया है, तो एक पर्टिकुलर कोटा ऑफ स्टूडेंट ऐसा कुछ होता है जो फिर आपको माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार, मान ले एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी अभी पढ़, आई प्रॉमिस कि अच्छे से बाद में पढ़ा दूंगा, बट आज ही माइनॉरिटी अभी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि अगले टॉपिक में इधर कुछ लिखा है, तो फिर बच्चे मुझे मालूम है पहले वही पूछ लेंगे। तो कैसा है कि एग्जाम्पल एक 100 करोड़ की जगह थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 करोड़ की जगह थी, तो किसी ने क्लेम किया कि सर इसके तहत मेरे को दो, तो सरकार ने, मैं बोलता हूँ कि 1 करोड़ रुपया कम किया, कुछ भी, तो 99 में दिया, तो 99 में दिया तो सरकार को 1 करोड़ कम किया, तो उसके बदले उसको बोलेंगे ना आप क्या करके देंगे इसके बदले, तो बताएंगे ना कि सर मैं जिस माइनॉरिटी को बिलोंग करता हूँ, अगर आपने उनके लिए 1 करोड़ रुपया कम किया है तो हम भी उनके लिए कुछ प्रावधान करके देंगे, एक्सचेंज, तभी तो एम्पावरमेंट आता है ना। ये फंडामेंटल है, इसका बेसिक फंडामेंटल है। फिर अब एक बात, जैसे यही सच है, पर यहां लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लिख दिया है, ऐसा तो कोई माइनॉरिटी नहीं होता। सही है, ऐसा तो कोई माइनॉरिटी नहीं होता। तो लैंग्वेजेस का इंडिया में, जैसे कोई बोले माइनॉरिटी लैंग्वेज है ना, ऐसे ये वर्ड से क्या है, माइनॉरिटी लैंग्वेज, तो जो जैन लोग बोलते हैं वो, तो एग्जैक्टली माई पॉइंट, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं वो, पारसी लोग बोलते होंगे वही वाला ना। बुद्ध कौन सा लैंग्वेज बोलता है, तो इसका मतलब लैंग्वेजेस में माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है जो माइनॉरिटी लोग बोलते हैं। हाँ, इसमें एक चक्कर है, चक्कर ये, अच्छा सुनते हैं, सेलिएंट फीचर्स, शेड्यूल 8 प्लीज। सेलिएंट फीचर्स शेड्यूल 8 कितने भाषा है, 22। तो वो उसके आगे क्या लिखा है, दे आर डैश लैंग्वेजेस, दे आर स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इंडिया में एक ही शब्द है, तो इसीलिए ये जो 22 है इसके नीचे मैंने कुछ लिखा नहीं। लोग बोलते हैं ये सर ओरिजिनल लैंग्वेजेस, ये सर ये, नो, वी हैव, बच्चों बोर्ड पे, वी हैव 22 scheduled languages which is part of schedule 8। तो सर, अब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई यहाँ मारवाड़ी होगा तो बोलेगा सर तो हमारी भाषा तो इसमें है नहीं, तो फिर वो बच्चों, इसमें 2 प्रकार, एक चलना, ये इसमें नहीं है, ये तो बोर्ड पे ही दिख रहा है, पर ये पॉपुलर है, जानते होंगे 2 राज्य में लोग कॉमनली इसको बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। लुप्त हो रहा है, इसके लिए ये है। 22 लैंग्वेज के अलावा कोई ऐसा लैंग्वेज जो लुप्त हो रहे हो, इनके लिए वो स्पेशल लिंग्विस्टिक
मैं माइनॉरिटी ऑफिसर है, पढ़ाने की नौबत ही नहीं है, उनका क्या काम है? लुप्त होने से बचाना। ऐसा कोई टुल्लू को प्रामाणिकता नहीं है कि टुल्लू माइनॉरिटी हो गया है, तो एक कौन डिसाइड करेगा? एक अफसर बनाया तो है, वो डिसाइड करेंगे। सही है। एग्ज़ाम के लिए एक ही क्वेश्चन इसका काम का है। बच्चों, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब ऐसा कोई पोस्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा कोई पोस्ट नहीं था। इसीलिए आर्टिकल 350 बी के तहत बाद में इंसर्ट किया हुआ आर्टिकल, ये सेफ गार्ड करके देते वो वाले लैंग्वेजेस जो लुप्त हो रहे हैं। और ये जो वो टेबल में हमारे लिए काम आएगा, Constitution does not specify qualification, tenure, salary, allowance, service obligation, procedure, nothing. चैप्टर एक ही पेज का भी तो है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, पर क्या है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग वो डायग्राम नहीं होता है, सब मिक्स होने लगता है, इसलिए क्रिएट किया। और ये डायग्राम ही सबसे ठीक है इस बात को समझने के लिए। अच्छा, मैं बोलता टुल्लू, बोलते किधर आता है, मुझे टुल्लू नहीं आता। बोलते मतलब कैसे लुप्त हो रहा है सर? ऐसे, ये इजी है। फिर एक पेज का है, ये मत रखिएगा। हाँ, रोल ऑफ द कमिश्नर समझ ही रहे होंगे, भाषा को लुप्त होने से बचाना, दैट्स द मेन एम। उनका विजन मिशन भी, हाँ, एक आईएएस को पोस्ट मिलती है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, और क्या चाहिए? फिर जैसे रिमूवल वाला पार्ट देखना है। मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिमूवल्स।
चलो लेट्स वीव मैजिक। जैसे ना हम कैटेगरीज बना रहे हैं रिमूवल के लिए। जैसे कैटेगरी ए में मैंने लिखा है, ये रिमूवल्स है। कैटेगरी ए में येलो मार्कर से मैंने लिखा है ए में somebody is removed by the president, और उसमें फिक्स 4 क्राइटेरिया है। फर्स्ट A1 adjudged and insolvent, B पेड एम्प्लॉयमेंट है किसी प्रकार का, अनफिट है या तो उनका बॉडी या उनका माइंड, और चौथा लिखा है कि वो मिसबिहेव करते हैं। उसमें एक वर्ड वो कंसर्न्ड है या इंटरेस्टेड है ना, वो कंसर्न्ड है या फिर वो इंटरेस्टेड। हाँ, सो लिखा है वो मिसबिहेव करते हैं, और उस मिसबिहेव में 2 प्रकार का मिसबिहेवियर वेरी क्लियरली मेंशन्ड है कि वो आदमी, औरत भी हो सकती है, या तो कंसर्न्ड है या इंटरेस्टेड है किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की है, या फिर बोलते हैं कि हम इसको भी मिसबिहेवियर मानते हैं अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के। तो हमने कहा सर आप वेरी श्योर हैं कि आप मिसबिहेवियर को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं? उन्होंने बोला आई एम 100% कॉन्फिडेंट। मैंने कहा ठीक है भाई, हमको पढ़ना है। सही है, डन। ये एक ए पार्ट है, हो सकता है एक बी, ये मेरा पढ़ाया हुआ है तो हमको एफर्ट बचता है। बी में वो पार्लियामेंट वाला है, 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, 50 मेंबर्स और राज्य, दोनों के यस बोलते हैं, फिर उसके बाद वो लिया जाता है, फिर उसके बाद वो ओके होता है, फिर 3 जज बनते हैं, फिर वो लोग जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत आते हैं, फिर वो आता है, फिर स्पेशल मेजोरिटी से बाद फिर उनको हटाते हैं। ये वो वाला है, उसमें ग्राउंड्स 2 थे, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। तो हमारे कोड के हिसाब से मिसबिहेवियर इज B1। If it is an A4 here, it's a B1, and I'm very clearly mentioning, guys, A4 is not equal to B1 and it is visible on the board. A4 is not equal to B1 because A4 is very clearly mentioned, whereas in the case of B1, Judges Inquiry Act में जज ये डिसाइड करेंगे कि आप मिसबिहेव किए थे क्या, किस प्रकार का मिसबिहेव वो जज बताएंगे, मुझे नहीं पता। सही है, मैजिक। बच्चों, ए का रिमूवल यूपीएससी और एसपीएससी का ऐसे होता है, बी का रिमूवल या एससी, कैग और ईसी ये बी के तहत रिमूव होते हैं। पढ़ाया तो नहीं है बट रिमूवल में बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते तो है ना कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बाद में पढ़ेंगे। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, उनका जो रिमूवल है, जैसे ये सारे 1 2 3 4 5 ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो पता है जब संविधान लिखा गया था, ये संवैधानिक पोस्ट है, प्लीज़ मुद्दे को समझिए, ये संवैधानिक पोस्ट है। तो संवैधानिक पोस्ट में संविधान में लिखा हुआ है, तो यूपीएससी एसपीएससी को ऐसे, ये भी संवैधानिक पोस्ट है, इसमें से 2, तो उनको भी इस तरीके से हटाते हैं। तो जब हमको हमारे हिसाब से स्टैट्यूटरी एक्ट या लॉ बनाना पड़ा, तो हमने संवैधानिक के दोनों रिमूवल को मिलाया, एक किया और डाल दिया है। तो हमने क्या किया, एनएचआरसी एसएचआरसी इनमें दोनों डाल दो। पर बोले सर वो उसका कुछ तो होता है ना, अरे हाँ नहीं, एक काम करो, A5 एक एक्स्ट्रा इंक्लूड करो। उसमें क्या होगा सर, ही और शी इफ इज कन्विक्टेड और सेंटेंस फॉर ऑफेंस। तो बोला अच्छा ठीक है, तो टोटल ए और बी में एक ऐड होता है A5। जैसे सेम केस में सीवीसी इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो घूसखोरी वगैरह वो वाला पार्ट देखते हैं, और पढ़ाना तो है ही बाद में। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, RTI फाइल करते तो वो बताते हैं कि कितना क्या खर्चा लगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसमें भी ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, और उस केस में A5 में एक और वेराइटी है। तो कहने का मतलब क्या है, द रिमूवल ऑफ ग्राउंड्स फॉर द NHRC एंड SHRC में देयर इज ओनली 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द 2।
कंपेयर टू द CVC और द CIC। तो इस केस में लिखा इफ़ ही और शी हैज़ एक्वायर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ टू अफेक्ट द प्री जुडिशियली ऑफिशियल फंक्शंस, उस केस में इनका रिमूवल हो सकता है। तो अभी तक बोर्ड के हिसाब से अब हमको हमारे टेबल पे लौटना पड़ेगा। आओ, टेबल में पहला नाम क्या है? कैग, लिखो रिमूवल में बी। लिखो रिमूवल में बी। कैग के बाद क्या है? इलेक्शन कमीशन, बी। UPSC, ए। SPSC, ए। EC, बी। हेलो, फाइनेंस कमीशन बाकी है, आ जाओ, सुनते हैं बोर्ड पे। लिखो फाइनेंस कमीशन, सी। सही है? कुछ लिखा रहा हूं, अब साथ देना पड़ेगा बच्चों। हमारा जो डी है ये है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम लिखूं? सही है? वैसे तो पढ़ा दिया, फिर भी पूछता हूँ। 2-3 रिमूवल्स और है, आप में से कोई मदद? आप में से कोई मदद? होल्ड। ई, इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। F, इसमें 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में प्रावधान है। कब बात हुआ है? हाँ, अगर बोला MP तो मैं अग्री करता हूं। अगर बोला MP तो मैं अग्री करता हूं। तो MP कौन सा, राज्यसभा या लोकसभा? दोनों। तो अगर दोनों है और MP है तो राइट पॉलिटी वर्ड कौन सा है? पार्लियामेंट। सही है? MPs भी लिखो तो चलेगा। सही है। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं पार्लियामेंट लिखूं और सारे MPs लिख दिए मैंने। फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ क्वेश्चन। MLA हमारे लेक्चर में अगर डिफरेंस में नहीं लिखा है कि MLA को रिमूव करने का कोई और तरीका है तो फिर MLA भी होगा। तो MLC, सही है? पार्लियामेंट वाला चैप्टर खोलना पड़ेगा। पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिख रहे हैं रिमूवल में? आई एम डेड श्योर अबाउट 5 है ना? स्टेट लेजिस्लेचर में भी देख लो। ओके, आरपीए में 8 प्रोविजंस और दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं? सही है। एक छोटा हेल्प और करना पड़ेगा। अगर रिमूवल वाले सारे ही बात कर रहे हैं, ऑल रिमूवल्स वी आर टेकिंग टुडे, वी हैव टेकन A, B, C, देयर इज अ D written on the board as well. सही है? Violation of the constitution, you've just checked E, you've just checked F. I have a question. Is there any other
फॉर्म ऑफ रिमूवल मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट चैप्टर? 10th शेड्यूल। तो जी हुआ मेरा 10th शेड्यूल, सही है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, इससे किसको रिमूव करेंगे? इससे किसको रिमूव करेंगे? किससे? किसको? पढ़ाया हुआ तो है ही, है ना, बोर्ड पे। सही तो है। रिमूवल्स हो गए। टेंथ शेड्यूल में कितने प्रोविजन है? 4। I have a very difficult type question. Till now, since the day we started learning polity, अभी तक जितने मेंबर्स की बात हुई, ऑलमोस्ट सबका रिमूवल हम सेट कर चुके हैं। आप घर जाके जब इसको वेरीफाई करेंगे तो आपको इसका मैजिक समझ आएगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स का अलग से करने बैठते तो बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 2 ऐसी बॉडीज़ है जिनको लेकर मुझे लिखना है कि वो एक्सेप्शन है। किताब में ना देखें, मेमोरी साथ दे रही है तो ठीक है, नहीं तो 300 सवा 300 पेज में एक्सेप्शन कहाँ ढूंढने जाएंगे? सही बात है ना। उनके हाउस में होता है ना उनका, तो इसीलिए वो एक क्राइटेरिया यहाँ सेट नहीं हो सकता। क्राइटेरिया फिर सेट हो जाए वो एक अलग बात है, बट उनके रिमूवल का इनिशिएशन उन्हीं के हाउस में शुरू होता है। तो एक्सेप्शन उस बात को ध्यान रखिएगा। मैं इस बात में नहीं जा रहा कि वो पार्लियामेंट के एमपीज़ है नहीं है वगैरह, वो सब बात। फिर एक मैच करके देखते हैं ना यूपीएससी के चैप्टर पे। आइए, रिमूवल सही है। उस वाले चैप्टर में एक जगह जैसे आपको पहले 3 पॉइंट्स तो ओके है यूपीएससी वाले चैप्टर में, पहले 3 पॉइंट्स तो ओके है, बट 4th पॉइंट बाद में पैराग्राफ में स्टार्ट हो रहा है, दैट ही और शी कैन बी रिमूव्ड फॉर मिसबिहेवियर ऑल्सो। एंड जब आप पेज पलटेंगे तो अगले वाले पेज पर आपको मिसबिहेवियर के दोनों क्राइटेरिया भी दिखेंगे। So that is important for us, and that is the most important part because misbehavior इधर भी लिखा है। So what I am trying to say is that the concept of misbehavior for the removal of SC, CAG and EC is different from the concept of removal through misbehavior for UPSC and SPSC both. Fair? जैसे एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इनकैपेसिटी भी कहीं लिखा है क्या यूपीएससी में? रिमूवल में। माय क्वेश्चन इज, यूपीएससी में कहीं इनकैपेसिटी भी लिखा है क्या? ध्यान रख लेंगे ना। तो अब हमारे एग्जाम में नोट बनाने वाले में 4-5 सेंटेंसेस लिखो।
कल हमने कैग को लेकर लिखा था, कल जो हमने सेंटेंसेस लिखे थे उसमें ये लिखा था कैग अलोन है जो सेकेंड और थर्ड शेड्यूल में, इजी क्वासी जुडिशियल है, यूपीएन एससी का जो रिमूवल है वो डिफरेंट है। अब बात समझ आ रही होगी, और इन्हीं दोनों का डिफरेंट है, वो बात समझ आ रही होगी। बुलवॉक को लेकर 4 बात हुआ था। प्लीज राइट वन मोर, यूपीएससी एंड एसपीएससी में इनकैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड। यूज्ड, सही है। एक और लिखिए, एफसी, ईसी, क्वाजी जुडिशियल पावर्स, एफसी, ईसी, क्वाजी जुडिशियल पावर्स, समझ तो आ ही रहा होगा। एंड लिखिए एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। और एक बात जो आपको मुझे हेल्प करनी है, मुझे जैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई बताएगा, जैसे इधर ये बता दिया कि कौन, इधर ये बता दिया कौन, इधर बता दिया कौन, इधर बता दिया कौन, तो इधर तो किसी ने बताया ही नहीं कि कौन। हाँ ठीक है, काउंसिल, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई यही तो जादू है कि 2 ही पेज में सेट और रिविजन। सांस तो भरती है ऐसे में, क्या बात, तो ठीक है। इंडेक्स खोलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लिस्ट देखना है पहले। फर्स्ट कौन सा है? सॉर्टेड है। सेकंड सॉर्टेड है, एसपीएससी सॉर्टेड, फाइनेंस कमीशन गाइस सॉर्टेड, फिर जीएसटी अभी बाकी, तीनों सॉर्ट है, एक रह गया है। तो मैं मेरी तरफ से रिमूवल वाला टेबल फुल कर चुका हूँ। कोई बचा है? और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है वो पढ़ते जाएंगे तो करते जाएंगे, बट एक बार के लिए आई एम अज्यूमिंग दैट दिस में गिव यू अ डिसेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि कहीं पर भी कोई ह्यूमन एरर हो तो एक अलग बात है, बट आई थिंक दिस विल हेल्प। जैसे सपोजिटली इफ देर इज समबडी हु वांट्स टू ब्रेनस्टॉर्म और रीरन कि भाई ये सही बैठा है कि नहीं, तो आप ये वाले तो हमने पढ़ लिए, तो ये तो सॉर्टेड है। कि मान लीजिए आप कोई भी, आप में से कोई एनएचआरसी वाले चैप्टर पे जा सकता है, उसमें रिमूवल वाले पार्ट में जाएगा, तो रिमूवल वाले पार्ट में आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, रिमूवल वाले पार्ट में आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ये वाला पार्ट दिखेगा तो इसमें 4 पॉइंट की जगह आपको ये 5वां पॉइंट साथ में दिखना चाहिए, तो फिर वो वेरीफाई हो जाएगा। सो दैट इज़ योर स्टाइल ऑफ स्टडिंग एज वेल। We've saved almost 5 days and gained a little confidence as well. अगर उसको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है, then also it's not a problem. When we come to NHRC, we'll verify that as well.
I haven't been able to use those long sentences, obviously. The crux is there. Fair? Sorted? आँख घुमा लो. 7-8 प्रकार के रिमूवल्स हो गए. अच्छा, हाँ थैंक यू. हाँ थैंक यू. एडवोकेट जनरल नहीं होंगे, मतलब थैंक यू. क्योंकि मैं जैसे प्लेजर ऑफ गवर्नर भी सोच रहा था, वो आप ऐड कर लीजिएगा. अब इट में हेल्प. वो हमारा क्या हो जाएगा? एच. जस्ट राइटिंग. गवर्नर खुद प्लेजर एंड गवर्नर के प्लेजर. वो आप कर लीजिएगा गाइस. फेयर? थैंक यू.